और एक बार फिर से बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। विकास के साथियों की कोर्ट में पेशी को लेकर पुलिस उनको पहुंच चुकी है। फरीदाबाद कोर्ट में तीनों की पेशी होनी है। विकास की मदद करने वालों की कोर्ट में पेशी होगी। प्रभात, अंकुर और श्रवण, ये तीनों के नाम हैं जिनको हरियाणा पुलिस फरीदाबाद कोर्ट लेकर पहुंची है और वहां पर इनकी पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड की कोशिश होगी यूपी पुलिस की। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर इनको यूपी लाया जाएगा और यहां इनसे पूछताछ होगी। सुबह मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था और अब इनको पेशी पर ले जाया गया है, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे पूछताछ के बाद तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा कि विकास दुबे इन तक कैसे पहुंचा, इन्होंने उसकी क्या मदद की, भागने में, उसके ठहरने में। इन तमाम मसलों पर, इन तमाम सवालों पर इनको जवाब देना होगा पुलिस के सामने। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि पेशी के दौरान इनकी रिमांड ली जा सके और ट्रांजिट रिमांड पर इनको लखनऊ लाया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद कोर्ट की, जहां पर हरियाणा पुलिस इनको लेकर पहुंची है पेशी के लिए। आज सुबह मुठभेड़ के बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको पेश किया गया है। प्रभात, अंकुर और श्रवण इनके नाम बताए जा रहे हैं। विकास दुबे की इन्होंने मदद की थी। दरअसल इस प्रकार के इनपुट लगातार मिल रहे थे कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है, यहां सरेंडर की फिराक में है। कल देर रात एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया फरीदाबाद के एक होटल का, उसमें दिख रहे शख्स के बारे में कहा गया कि यह विकास दुबे हो सकता है। उसके बाद से ही पुलिस यहां पर एक्टिव हो गई, तमाम लोगों की धरपकड़ शुरू की गई और उसी कड़ी में आज सुबह सुबह प्रभात, अंकुर और श्रवण को पकड़ा गया है और अब उनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया है। ये हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, कल देर रात ये तस्वीर सामने आई थी और इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है, अंदेशा और आशंका इस बात की है कि यह विकास दुबे हो सकता है। यहां एक होटल में ठहरने के लिए पहुंचा था, लेकिन फिलहाल यहां से वो चकमा देकर फरार हो गया। एसटीएफ उस तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि एसटीएफ इसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। इधर नोएडा में भी विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला कोर्ट में मास्क हटवाकर चेकिंग की जा रही है। कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट के सभी गेट पर सघन चेकिंग चल रही है। विकास के दिल्ली एनसीआर में होने की खबर है और उसके बाद से ही पुलिस की सक्रियता यहां पर बढ़ा दी गई है। नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहां पर कोर्ट परिसर में जो भी प्रवेश कर रहा है उसका मास्क हटवाया जा रहा है और तस्दीक की जा रही है कि कहीं उस चेहरे के पीछे विकास दुबे तो नहीं है। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए अमित, आपको बता दूं कि जैसे गौतम बुद्ध नगर इस तरह का अलर्ट जारी किया गया था कि कल से सूचना आ रही थी कि फरीदाबाद में विकास दुबे की मिलने की बात सामने आई थी कि उसे कुछ लोग भी वहां पकड़े गए हैं और जो उससे गुर गए थे। उसी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट जारी कर दिया। वहीं जो न्यायालय था, न्यायालय में जाने वाले लोगों के मास्क उतरवाकर सघन चेकिंग की जा रही है, क्योंकि इस तरह की अंदेशा बताया जा रहा था कि जो विकास दुबे गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में किसी मामले में सरेंडर कर सकता है। तो उसी को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में बड़ी सघन चेकिंग की जा रही है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में जो विकास दुबे होने की सूचना थी, इसी को लेकर गौतम बुद्ध नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। जी शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच विकास दुबे का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विकास के समर्थक नारेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में विकास का करीबी अमर दुबे भी नीली चेक शर्ट में दिख रहा है। वीडियो 3 साल पहले का बताया जा रहा है। आज ही पुलिस ने अमर दुबे का एनकाउंटर किया है। ये वीडियो जिला पंचायत चुनाव के समय का बताया जा रहा है, जिसमें विकास के समर्थक खुशी से झूम रहे हैं। 3 साल पुराना ये वीडियो आप देखिए। इसमें विकास दुबे के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं विकास दुबे के नाम के और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाते हुए ये कार्यकर्ता नजर आए थे। लेकिन इस वीडियो में जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है अमर दुबे, इसका सुबह सुबह एनकाउंटर हो गया। एसटीएफ को जानकारी मिली थी इसके हमीरपुर में होने की, जहां पर इसकी घेराबंदी की गई और इसने जब एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की तो क्रॉस फायरिंग में इसका एनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इस नारे के पीछे की कहानी है कि जिला पंचायत का चुनाव जीता था विकास दुबे ने। उसके बाद उसके तमाम समर्थक इकट्ठा हुए थे, जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जश्न मनाया था और उसके बाद जश्न का ये वीडियो अब जाकर सामने आया है। और सर्कल में जो शख्स को आप देख पा रहे हैं अमर दुबे इसका नाम है, जिसका फिलहाल एनकाउंटर हो गया सुबह सुबह।
विकास दुबे मामले में फरीदाबाद पुलिस को एक अहम सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें एक संदिग्ध युवक नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये विकास दुबे है, जो होटल से निकलने के बाद ऑटो में बैठकर आगे कहीं और भाग गया। एक बार फिर से ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ऑटो आता है और चहलकदमी करते हुए विकास दुबे उधर से आता है, ऐसा कहा जा रहा है, और उसके बाद वो ऑटो में बैठता है और यहां से आगे बढ़ जाता है। इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी, जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे, एक होटल के काउंटर के पास जो शख्स खड़ा है, कहा जा रहा है कि विकास दुबे है, और यह भी कहा जा रहा है कि वही शख्स है जो अभी चहलकदमी करते हुए आ रहा है, ऑटो को हाथ देता है, इस ऑटो में बैठता है और फिर यहां से आगे निकल जाता है। तो फरीदाबाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ऑटो में जो शख्स बैठ रहा है, आशंका इस बात की है कि विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि फरीदाबाद के जिस इलाके का वीडियो है, यहीं पर एक होटल में वो पहुंचा था। अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए। पहले होटल के काउंटर के पास खड़ा हुआ है वो शख्स, और वहां से जब वो आगे बढ़ता है तब आप देखिए रोड के किनारे खड़ा है, ऑटो का इंतजार कर रहा है। और पहला जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, जब ऑटो आता है वो हाथ देता है और उसके बाद ऑटो में बैठकर वहां से आगे चला जाता है। कोई पुख्ता अभी तक जानकारी नहीं मिली है, कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कल देर रात से यह आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जिस शख्स को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये विकास दुबे ही है, क्योंकि इनपुट इस बात के लगातार मिल रहे हैं कि वो दिल्ली एनसीआर में हो सकता है, और इसी के तहत पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी भी जारी है। विकास दुबे के 3 साथियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार भी किया गया है, उनको कोर्ट में पेश किया गया है, और इन सब के बीच अब ये 2 तस्वीरें वीडियो के साथ सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं वो शख्स जो कि पहले होटल के काउंटर के पास खड़ा है, उसके बाद अगली तस्वीर में वो रोड के किनारे खड़ा हुआ नजर आता है, और फिर वीडियो में आप देखिए ऑटो को हाथ देकर उस पर बैठता है और यहां से आगे निकल जाता है। और चौबेपुर के बिकरू में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद जहां एक और तत्कालीन एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, तो वहीं विनय तिवारी और विकास दुबे के पहले से अच्छे संबंध थे, जिसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब विनय तिवारी दिसंबर 2019 में थानाध्यक्ष के पद संभालने के बाद टॉप 10 की बने बोर्ड को कबाड़ में वो फिकवा देता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि यदि वो अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर होता तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम रुका जा सकता था। चौबेपुर थाने का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। चौबेपुर थाने की टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में विकास दुबे का नाम नंबर 1 पे था, ये सब जानते थे, मगर तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए यहाँ टॉप 10 की लिस्ट को इस कबाड़ में, जहाँ बिल्कुल कोई नहीं देख सके, इस बोर्ड को उठा के किनारे कर दिया था। चलिए पहले तो हम इस बोर्ड का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं और देखिए कि किस तरह इस बोर्ड को किनारे रख दिया गया था, जबकि पहले नंबर पर विकास दुबे पुत्र श्री राम कुमार दुबे, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर। और अपराध का प्रकार की बात देखिए, मारपीट और हत्या, HS नंबर 58 और मुकदमों की संख्या 152A, और फोटो के साथ 1 से लेकर 10 तक जितने भी नाम अगर आप नजर पड़ सकती है तो देखा जा सकता है कि सबका, इनमें से किसी का भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो 2019 में ये बोर्ड यहाँ लगवाया गया था और इस बोर्ड को अब एज इट इज यहाँ रख दिया गया। कहीं ना कहीं दोस्ती निभाई गई और उस दबंगई के आगे तत्कालीन एसओ ने इस नाम को भी दरकिनार कर दिया गया। अगर वक्त रहते इन टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ होती तो शायद पुलिस के जवान इतने शहीद नहीं होते। और इस वक्त मैं चौबेपुर थाने में खड़ा हूँ, पुलिस के पहरा देख सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विनय तिवारी इस वक्त जो तत्कालीन एसओ अंदर है और आपसे कुछ देर बाद उनकी जो लिखा पढ़ी हो रही इसमें उनका नाम डाल के उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और कोरोना को लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अवनीश अवस्थी की, सीधे हम आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। यानी 10 लाख से अधिक टेस्ट्स भी यूपी ने क्रॉस कर लिए हैं। देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट वाले प्रदेशों में अब उत्तर प्रदेश भी आ गया है और उसकी टेस्टिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज बैठक ली टीम 11 की, उसमें अधिक से अधिक सैंपल लेने के लिए और अधिक से अधिक टीम गठित करके सैंपल को प्रयोगशाला तक पहुंचाने के लिए और जांच उपकरण को क्रियाशील करने का आज निर्देश दिया। एक एक टेस्टिंग लैब में कौन कौन सी मशीनें हैं, वो मशीनें ठीक हैं कि नहीं, उन मशीनों में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स और अन्य वहाँ पर तकनीकी स्टाफ है कि नहीं, इसकी उनके द्वारा समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि हर जगह जहाँ भी तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता है नए टेस्टिंग लैब्स में उनको पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दिया जाए। ट्रूनेट मशीन्स को
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको लगाए जाने पर जो अनुमति ICMR से आ गई है उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री जी ने की। इन ट्रूनेट मशीनों से मूलतः TB की भी जांच हो जाती है, तो अगर ये प्राइवेट अस्पतालों में चालू हो जाएंगी तो इससे जो है डबल एंडेड जो है दोहरा इसके फायदा मिलेगा और आगे चलकर इनका किसी न किसी रूप में इनका उपयोग भी होता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड को प्रसार को के लिए कोविड आगे फैले ना, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क जो लगभग 34,000 से ज़्यादा बनाई गई हैं, हर जगह कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर और साथ में पल्स ऑक्सीमीटर और ग्लव्स और मास्क और बाकी सब चीज़ें, सैनिटाइज़र की व्यवस्था जहाँ की जा रही है और लोग ट्रेन करके जागरूक किए जा रहे हैं। ये एक फ़ायदा ये हुआ है कि काफ़ी लोग इसमें जो है सिम्टम्स के साथ, तो काफ़ी लोग जो संदिग्ध हैं वो पाए गए हैं, स्वतः ही चलकर वो कोविड हेल्प डेस्क पर आए हैं। तो ये अपील है पूरे प्रदेश में कि आपके यहाँ, आपके कार्यालय में, आपके चिकित्सालय में, आपके राजस्व विभाग की यूनिट्स में, थानों में, आपके किसी न किसी रूप में कहीं भी जो औद्योगिक इकाई है वहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क का फ़ायदा ले। कोई भी व्यक्ति को कहीं भी जरा भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो विलम्ब न करे और कोविड हेल्प डेस्क पर अपनी सूचना दे, जिससे कि उनकी स्क्रीनिंग हो सके और आगे की कार्रवाई अगर आवश्यकता हो तो हो सके। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों को मजबूत करने, DMs और CMOs को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और सभी कोविड नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स राउंड लें, इसकी देखने के लिए, सफाई देखने के लिए, 48 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप देखने के लिए भी निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने लिए। आज पुलिस की इन्फेक्शंस के बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। जिन पुलिस लाइंस में इन्फेक्शन है वहाँ पर विशेष कदम और सख्ती से कदम लागू करने का निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि कहीं अगर लापरवाही है तो उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए। पुलिस बल में इन्फेक्शन न हो इसके लिए बहुत एहतियात की आवश्यकता है और जो भी फोर्स के लोग बाहर जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत वो वापस अपने बैरक्स में, पुलिस लाइन में या फिर जो जहाँ भी रुके हुए हैं वहाँ जरूर आए। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करते हुए जो है सभी लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जगह जगह लगाए गए हैं और वहाँ ये जरूर बताया जाता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह आवश्यक है कि अनलॉक अवधि में लोग अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें। ये आवश्यक है कि जो रात्रि कर्फ्यू है उसका पूरा पालन हो। कोविड और संचारी रोगों को देखते हुए फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन लगातार पूरे प्रदेश में सभी 75 जनपदों में अर्बन और रूरल एरियाज में स्वास्थ्य का, स्वच्छता का और पेयजल का एक सफाई का अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में एक प्रभारी अधिकारी रखे जाएंगे और यहाँ जाकर पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में सफाई को मॉनिटर भी करेंगे। संचारी रोग के नियंत्रण अभियान में प्रगति आई है। सभी जनपदों में एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव किया जाए, ये निर्देश भी दिए और फॉगिंग भी की जाए। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी पेयजल योजनाओं से जरूर की जाए और पानी की टंकियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो सामुदायिक शौचालय हैं उनको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। खाद्यान्न वितरण में हम बता दें आपको कि इस राउंड में 1 जुलाई से अब तक जो खाद्यान्न बांटा गया है उसमें शहरी क्षेत्र में 67% राशन कार्ड में, यानी लगभग 41 लाख राशन कार्ड, 41.54 लाख राशन कार्ड यानी 67% राशन कार्डों में बांट दिया गया है खाद्यान्न। कुल मिला के 1,82,00,000 यूनिट्स में अर्बन एरिया में बांटा गया है और अर्बन एरिया में ही लगभग 95,000 मेट्रिक टन का वितरण कर दिया गया है। रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1,67,00,000 लोगों को बांट दिया गया है, जो 56% है। रूरल एरिया में लगभग
7 करोड़ यूनिट 7 करोड़ 5 लाख यूनिट्स का वितरण यानी 58.70% हो गया है। और खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्र में जो है करीब करीब 3,97,000 मैट्रिक टन का वितरण हो गया है। यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का अगर खाद्यान्न का वितरण इस राउंड का देखें 8 तारीख तक का, तो कुल 3.5 करोड़ कार्ड्स में 2 करोड़ 8 लाख कार्ड्स में वितरण हो गया है। और ये 58.55% है। 58.55% कार्ड्स पर वितरण 1 जुलाई से खाद्यान्न का इस नए राउंड में हो गया है। टोटल यूनिट्स भी लगभग 8 करोड़ 87 लाख, लगभग 8 करोड़ 87 या 88 लाख कह लीजिए, 8 करोड़ 88 लाख जो है कार्ड्स पर वितरण पूरे प्रदेश में हो गया है, जो 60.69% है। और फूड ग्रेन भी अगर मात्रा देखें तो 4,92,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न की मात्रा है। गृह विभाग की पुलिस की सूचना के अनुसार अब तक 86,402 FIR 188 के अंतर्गत दर्ज कर दी गई हैं। 2,21,465 लोगों को नामजद किया गया है। 61,451 वाहन सीज किए गए हैं। 41 करोड़ 17 लाख रुपया शवन शुल्क भी वसूल कर लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं के लिए 3,22,000 वाहनों की जो है अनुमति दी गई है। और 733 FIR अब तक कालाबाजारी और जमाखोरी की दर्ज कर दी गई है। फेक न्यूज़ में 1771 और मामले आए हैं जिनका संज्ञान लिया गया है। और कल 8 जुलाई को 17 मामले का संज्ञान लिया गया है। 16 ट्विटर व 1 फेसबुक का संज्ञान लिया गया है। प्रदेश में हॉटस्पॉट्स 3,217 हो गए हैं। 833 थाना क्षेत्रों में 8,73,000 मकान हैं और लगभग 50,30,000 लोग इन हॉटस्पॉट के एरियाज में रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि इन हॉटस्पॉट्स पर विशेष ध्यान और नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस इन हॉटस्पॉट्स में हैं। अतः इन हॉटस्पॉट्स का अगर मैनेजमेंट किया जाएगा तो काफ़ी हद तक जो हमारे कंटेनमेंट जोन है उसी के विदिन जो है वहाँ पर इन्फेक्शन का जो है उसको कंटेन कर लिया जा सकेगा और लोगों को जो है उसमें फैलने नहीं दिया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो इकाइयाँ चालू की गई थी, तो अब तक 7,95,507 औद्योगिक इकाई सूक्ष्म लघु मध्यम और बृहद चालू कर दी गई हैं। 49.72 लाख श्रमिक इनमें कार्यरत हैं। 70 यूनिट्स जो है आजकल पर्सनल PPE बना रही हैं और मेडिकल इक्विपमेंट और दवा निर्माण की 414 इकाइयां हैं। जो 1,000 का वितरण है, कुल मिलाकर अब तक 33,81,000 लोगों को 338 करोड़ रुपए की धनराशि का भी वितरण कर दिया गया है। राजस्व विभाग की सूचना के अनुसार अब तक कुल प्रवासी श्रमिक जो आए हैं, जो इनके सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, इसमें करीब करीब 35,38,227 लोगों का विवरण अंकित कर दिया गया है। कुल ये 36 लाख है, चूंकि लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो एक जनपद से दूसरे जनपद गए हैं, यानी नोएडा या गाजियाबाद से ईस्टर्न यूपी के अपने घरों तक गए हैं। तो 35,28,227 श्रमिकों का, कामगारों का विवरण राजस्व विभाग के पास है। स्किल मैपिंग भी अब कर दी गई है। महिलाओं की 3,18,000, पुरुषों की 30,97,000। इस तरह से जो है 15 to 18 उम्र में 1,07,000, 35,24,000 लोगों का स्किल मैपिंग भी अब कर दिया गया है। सक्रिय आश्रय स्थल अब मात्र 3 रह गए हैं और कम्युनिटी किचन भी मात्र 3 रह गए हैं। और राजस्व विभाग का 1070 हेल्पलाइन भी सुचारू रूप से चालू है। इन शब्दों के साथ पुनः हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि जो कोविड हेल्प डेस्क है वहाँ लोग जाकर जरूर अपनी स्क्रीनिंग कराएं अगर उनको जरा भी बीमारी या जरा भी कहीं बुखार है। दूसरा ये कि एक सफाई अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा।
फ्राइडे, सैटरडे और संडे इसमें सभी नगर निकायों में, गाँव में चलेगा। ग्राम प्रधानों से, वहाँ के सभासदों से, वहाँ के सभी नगर पालिका के सभी पदाधिकारियों से, जिला मजिस्ट्रेटों को ये निर्देश जा रहा है। लोग भी सहयोग दें, जहाँ भी कूड़ा है उसको उठवाया जाए और जहाँ नाले चौक है नाले खोले जाए, जहाँ भी कहीं कूड़ा पड़ा है उसको उठाकर सही उसका रूप से निस्तारण हो। धन्यवाद। जय हिंद। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को सुन रहे थे आप, जो कोविड-19 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहा गया कि अब हर हफ्ते शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यूपी के सभी 75 जिलों में शहरी या फिर ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और सफाई को लेकर अभियान चलाया जाएगा, ताकि संचारी रोगों की रोकथाम की जा सके, साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोविड को लेकर सरकार की तरफ से तेजी से जांच लाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों की जांच हो पाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि और जो भी प्रभावी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। और तमाम लोगों से सुझाव भी मांगा गया है कि कोविड-19 को लेकर 60 सेकंड में अपने विचार भेजें। अगर वो विचार अच्छे लगेंगे उसे सिलेक्ट किया जाएगा तो 10,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। इस बात का भी उल्लेख अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। तो हर रोज की तरह आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यूपी सरकार की तरफ से और बताया गया कि कोविड-19 से लड़ाई को लेकर क्या कुछ तैयारियां अब तक की गई हैं और आगे क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं। हर रोज टीम 11 के साथ सीएम योगी बैठक करते हैं और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि टीम 11 के साथ बैठक के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं और आगे क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में जिस जेसीबी का इस्तेमाल कर रास्ते को बंद किया गया था, उसके मालिक सुल्तान को न्यूज 18 ने खोज निकाला है। उसके मालिक का कहना है कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने जबरन रास्ता बंद करवाया था और घटना होने के बाद उसे वहां से भगा भी दिया था। मालिक सुल्तान सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। बिकरू में जिस प्रकार से पुलिस की निर्मम हत्या हुई, उस कड़ी में बार बार एक जेसीबी का जिक्र हो रहा है, जिस जेसीबी के माध्यम से उस गांव के रास्ते को बंद कर दिया गया। वो जेसीबी किसकी थी, उस रात क्या हुआ, उसको जानने के लिए जेसीबी के मालिक सुल्तान हमारे साथ खुद है। सुल्तान भाई, क्या हुआ था, कुछ बताएं सर आप। सर, हमें उस दिन के बारे में मालूम तो है नहीं, लेकिन ड्राइवर का सुबह कॉल आया। उसने मुझको ये बताया कि वहाँ पे कोई वारदात हो चुकी है, वहाँ गोली वोली चल गई, तो हम लोग वहाँ से भाग आए और जेसीबी वहीं पे छोड़ आए हैं। फिर हमने ठीक कोई बात नहीं। फिर उसके बाद न्यूज में देखा तो मालूम हुआ कि जेसीबी बेड़ा होके लगा दी गई वहाँ पे। फिर जब ड्राइवर वो उसको बुलाया हमने, तो ड्राइवर आया, उसने हमको बताया कि ये जेसीबी उन्होंने जबरदस्ती लगवाई थी। क्या हुआ था, ड्राइवर बता रहा था, कुछ बताइए। उसको कहाँ बंद कर दिया था, ड्राइवर को किसने बंद कर दिया था? उससे गाड़ी लगवाने के बाद कहा अपने घर अंदर जाइए, वहाँ खाना ना खा के सो जाइए जाकर। तो वो अंदर चला गया, उसके बाद वो लेट गया। अब इसके आगे की बात था तो वही बताएगा ड्राइवर। ये जेसीबी आपसे किसने किराए पर मंगवाई थी और कितने दिन से थी और किस काम के लिए थी? जेसीबी हमारी जो है लगभग 17 मई को गई थी और 14 जून को वापस आ गई थी। फिर 14 के 22 जून को फिर चली गई थी। वहाँ ग्राम सभा का काम चल रहा था और जो गांव वाले उनके पास जाते थे, कहते हमारी गाड़ी यहाँ खेत में चलना है, खेत को बराबर होना है, लेवल होना है, तो इसलिए वो अपने अपने गांव वाले भी यूज के लिए ले जाते थे। आप चाहें तो वहाँ गांव में पता कर सकते हैं। सर, जिस प्रकार से गाड़ी को लगाया गया, क्या पहले से प्लान था जेसीबी ऐसे लगानी? ड्राइवर साहब की बात नहीं, अगर ऐसा प्लान होता तो ड्राइवर गाड़ी क्यों ले जाता है? उसको वहाँ पे बुलाया गया था। की बात कर रहे हैं जिसमें हुआ अचानक लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ कि जेसीबी ऐसे खड़ी कर दो। तो ये तो ड्राइवर ने वहाँ उनके जो गाड़ी चलवाते थे वहाँ पे, वो उसके साथ में थे, उनके पास फोन आया था कि गाड़ी लेके। कितने लोग थे? ये ड्राइवर ने नहीं बताया हमको, वो ये वही बताया 1-2 लोग वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने कहा गाड़ी ऐसे लगा दो। फायरिंग चली इतना बताया होगा? ये फायरिंग तो सुनी थी वहाँ, जब फायरिंग हुई तभी उसके बाद वो वहाँ से भागा है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन के खिलाफ जांच पर रोक जारी रखी है। अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, किसी भी तरह की कार्रवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। अगली सुनवाई तक ये रोक बरकरार रहेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि अमीश देवगन के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार रहेगी। अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक जारी रहेगी और किसी भी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल जो रोक लगी है वो जारी रहेगी। अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। अब बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।